फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित है और यह ज्योग्राफी बूस्टर सीरीज का 12th पार्ट है। और इस वीडियो में ज्योग्राफी के इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आने की पूरी उम्मीद रहती है। ये आपका वीडियो रिविजन के लिए बहुत काम आएगा और इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत देखना है। और जो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें और साथ ही साथ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में दोस्तों में शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और हाँ, इस वीडियो की जो अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण से बचाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ था। इसमें जो है ओजोन परत के क्षरण होने से बचाने के लिए ये प्रोटोकॉल पर सहमति बनी थी। और एक था क्योटो प्रोटोकॉल। दोनों को हमें जानने की जरूरत है क्योंकि कई बार ये मिलान करने में आ जाते हैं। प्रोटोकॉल दे दिया जाता है और सन दे दिया जाता है, जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है। या कह सकते हैं कि कई बार इनके जो कारण हैं जिनके कारण ये प्रोटोकॉल हुआ उससे संबंधित दे दिया जाता है मिलान करने को। तो इसलिए पूरी तरीके से जानना है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1997 में हुआ था और यह जो हुआ था वह CO2 की मात्रा कम करने के लिए हुआ था। जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम किए जाने के लिए इस पे वैश्विक सहमति बनी थी। और जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में सहमति बनी थी यह थी ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए। थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं ओजोन परत की। तो ओजोन परत का फार्मूला होता है O3 और यह लेयर पाई कहाँ जाती है? तो यह लेयर जो है समताप मंडल स्ट्राटोस्फीयर में पाई जाती है। समताप मंडल या स्ट्राटोस्फीयर, यहाँ पर ये लेयर पाई जाती है और यह पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में काम करती है। जितनी भी मैक्सिमम परावैंगनिक किरणें होती हैं इनको एब्जॉर्ब करती है जो वायुमंडल के द्वारा। और उसके बाद जो है जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्षण करके हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जिससे कि काफ़ी ढेर सारियाँ बीमारियां जो हैं वो होने से बचती हैं और हमारी धरती पे हम लोग सेफ हैं। वो किसका कारण है? ओजोन परत का। इसलिए इसका बचाव बहुत ही जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि वायुमंडल में होने वाली समस्त मौसमी गतिविधियां किस मंडल में पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्षोभ मंडल। पहली बात तो वायुमंडल के जितने भी पार्ट हैं उन पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। एक तो क्षोभ मंडल होता है सबसे निचले स्तर पर, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल, इसको स्ट्राटोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद ऊपर और बढ़ेंगे मध्य मंडल होगा, उसके और ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल एंड लास्ट जो होगा वो बाह्य मंडल होगा। तो क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी गतिविधियां होती हैं सभी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और इनकी जो कह सकते हैं रेंज होती है, ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर से लेकर के विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर तापमान के अक्षांशीय वितरण को किन रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है समताप रेखाएं, जिसको को आइसोथर्म भी बोलते हैं, जिसको आइसोथर्म से भी बोलते हैं। इसके द्वारा दर्शाया जाता है किसको? पृथ्वी पर तापमान के अक्षांशीय वितरण को समताप रेखाओं या आइसोथर्म के द्वारा दर्शाया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि किस वायुदाब कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपोष्ण उच्च कटिबंध। हमारे यहाँ 4 प्रकार के कटिबंध पाए जाते हैं। एक तो विषुवतीय निम्न है, दूसरा उपोष्ण उच्च कटिबंध है, तीसरा उपध्रुवीय निम्न कटिबंध है और चौथा ध्रुवीय उच्च कटिबंध। जिसमें उपोष्ण उच्च कटिबंध की बात करते हैं तो ये 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में पाया जाता है और इसी कटिबंध में ही कॉरिलस बल भी होता है। कर्क रेखा और मकर रेखाओं तथा 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उच्च वायुदाब कटिबंध का निर्माण
होता है और अत्यधिक क्षीण व परिवर्तनशील पवनों के कारण यहाँ वायुमंडल बहुत ही शांत रहता है, जिसके कारण इसको अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस कटिबंध को डोलड्रम या शांत कटिबंध कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विषुवतीय निम्न कटिबंध। इस कटिबंध की बात करते हैं तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच में ये फैला हुआ है और यह अत्यधिक निम्न वायुदाब का कटिबंध है और यहाँ पर वायुमंडलीय दशाएं अत्यधिक शांत होने के कारण इस कटिबंध को डोलड्रम या शांत कटिबंध भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस पवन को 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य गरजता चालीसा या चीखता साठा नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पछुआ पवन। पछुआ पवनों को गरजता चालीसा और चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। किन अक्षांशों के बीच? 40 और 65 के बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र समीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया समुद्र समीर और स्थल समीर, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी है याद रखना कि समुद्र समीर ये दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनें हैं और जबकि स्थल समीर जो होता है ये रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। स्थल समीर में ये रात्रि के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसे स्थल समीर कहते हैं और दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर जो पवनें चलती हैं उनको समुद्र समीर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि नॉर्वेस्टर जो कि एक गर्म व शुष्क स्थानीय पवन है, यह कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। नॉर्वेस्टर या उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी स्थानीय पवनें हैं जैसे चिनूक है, इसको जान लेते हैं कि यह दक्षिण में कोलोराडो से दक्षिणी भाग के कनाडा तक प्रवाहित होती है। उसके अलावा सिराको है, कई बार पूछा गया है क्योंकि इसके द्वारा ही जो होता है यहाँ जहाँ पर ये रक्त वर्षा होती है जाना जाता है। और सिराको जो है ये गर्म शुष्क रेत भरी हवा है जो कि सहारा के रेगिस्तान से उत्तर की ओर भूमध्य सागर होकर इटली और स्पेन में प्रविष्ट होती है और यहाँ पर जो इसके कारण वर्षा होती है उसे ब्लड रेन या रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अलावा एक हरमट्टन है जो गिनी तट पर डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ थी स्थानीय पवनें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थानीय पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है हरमट्टन। हरमट्टन को ये एक स्थानीय पवन है या गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थानीय देश से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो है कुछ हमने ऑप्शन के तौर पे ये क्वेश्चन रखा है कि इनमें से कौन सा देश से संबंधित नहीं है चक्रवात। तो इसमें जो है भारत, ये भारत और टॉर्नेडो ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, चीन व फिलीपींस के में टाइफून के नाम से जाना जाता है, जबकि टॉर्नेडो जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है। मोस्टली जो चक्रवात होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, ये कर्क रेखा व मकर रेखा के मध्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें भारत में जो है चक्रवात के नाम से या गर्त या अवदाब के नाम से जाना जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, चीन व फिलीपींस में टाइफून के नाम से जाना जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही टॉर्नेडो के नाम से चक्रवात जाना जाता है और जबकि जापान में टाइफू के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ थे चक्रवात और उनसे संबंधित देश।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घास के मैदानों को सुलेमित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। ये आपस में सभी सही मिले हुए हैं। रूस में घास के मैदानों को, और ये भी जान लेते हैं कि ये किस प्रकार के घास के मैदान हैं, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें जो है ये अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमि है, जहां रूस में स्टेपी के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है, और ब्राजील में कैंपोस। क्या? कैंपोस। ये किस प्रकार की घास भूमि है? ये अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमि को संबंधित देश से मिलान कीजिए। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, और हंगरी में पुस्टाज के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी सही सुलेमित हैं। और जो मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमि है, ये उपोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये लंबी एवं सघन घास के मैदान हैं, और जिनके नाम हमने अभी डिस्कस किए हैं कि उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास के नाम से जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, और हंगरी में पुस्टास के नाम से जाने जाते हैं। तो ये मध्य अक्षांशीय आर्द्र घास भूमि थी, और इसके पहले हमने जो बात की थी वो अर्ध शुष्क महाद्वीपीय घास भूमि थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टुंड्रा बायोम के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्किमो। टुंड्रा बायोम के निवासियों को क्या कहा जाता है? एस्किमो कहा जाता है। और रेंडियर जो है टुंड्रा क्षेत्र का प्रमुख पशु है। रेंडियर जो है टुंड्रा क्षेत्र का प्रमुख पशु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनिस्ट हैकेल। पारिस्थितिक तंत्र का जनक किसे माना जाता है? अनिस्ट हैकेल को माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओजोन की सघनता व सांद्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉप्सन मीटर। डॉप्सन मीटर में ओजोन की सघनता व सांद्रता मापी जाती है। इसके अलावा ओजोन परत में छेद सर्वप्रथम किसने देखा था? फॉरमैन ने। किसने देखा था? फॉरमैन ने सन 1973 ईस्वी में अंटार्कटिका में प्रथम बार ओजोन परत में छेद देखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सन याद रखिएगा 1973। कहां पे? अंटार्कटिका में। और किसके द्वारा? फॉरमैन के द्वारा। और ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरीन गैस। ठीक है, मोटे तौर पे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ओजोन परत में छेद होने का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम करने से। क्योटो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी 5 सम्मेलन कहा गया, और यह जो है ग्रीन हाउस गैसों का स्तर कम करने के लिए कहा गया यहाँ पर। और यह कब हुआ था? 1997 में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1992। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए, और इसे जो है क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। तो कई बार, एक बार दो बार आ भी चुका है क्वेश्चन कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन में नाम दिया गया? तो ये जो था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में, जो कि 1992 में हुआ था। तो ये जो जितने भी हम सम्मेलन बता रहे हैं, ये सभी सन जरूर याद रखना है, और इस सम्मेलन में क्या क्या हुआ ये जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि पेरिस सम्मेलन
जिसे कॉप 21 किस वर्ष संपन्न हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 दिसंबर 2015। कब हुआ? 12 दिसंबर 2015, जिसे कॉप 21 मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये पेरिस में एक समझौता हुआ, एक सम्मेलन हुआ। यहाँ पर जो था संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत जलवायु परिवर्तन पर समझौते को स्वीकृत किया गया और इसमें जो था 192 देशों ने भाग लिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 मई। 22 मई को विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 1972। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था और यह कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। तो इसलिए इसको स्टॉकहोम सम्मेलन बोल सकते हैं और स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और यह 1972 में हुआ था। और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब कि UNEP की स्थापना हुई थी। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP की स्थापना हुई थी और इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन में ही 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।